नमस्कार साथियों। हम में से ज़्यादातर लोग अब दुनिया की बड़ी नैतिक समस्याओं को समझने में सक्षम नहीं रह गए हैं। लोग दो भोजन खोजियों के बीच के, 20 भोजन खोजियों के बीच के या दो पड़ोसी कुटुंबों के बीच के रिश्तों को तो समझ सकते हैं, लेकिन लोग अरबों भारतीयों के बीच के रिश्तों को, करोड़ों यूरोपियों के बीच के रिश्तों को या पृथ्वी के एक दूसरे से विभाजित सारे समूहों, उपसमूहों के बीच के रिश्तों को समझने के नज़रिए में विफल हैं। दुनियादारी के पैमाने की नैतिक दुविधाओं को समझने और परखने की कोशिश में हम सभी लोग अक्सर चार पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का सहारा लेते हैं। पहली पद्धति है मुद्दे को छोटा करके देखना। सीरियाई गृह युद्ध को इस तरह समझना जैसे वह दो भोजन खोजियों के बीच घटित हो रहा हो। असद की शासन प्रणाली की एक इंसान के रूप में और विद्रोहियों की एक दूसरे इंसान के रूप में कल्पना करना, जिनमें एक इंसान अच्छा है और दूसरा बुरा। इससे टकराव की ऐतिहासिक जटिलता की जगह एक सीधा साधा स्पष्ट कथानक ले लेता है। दूसरी पद्धति है किसी मार्मिक मानवीय किस्से पर ध्यान केंद्रित करना, जो किस्सा साफ तौर पर पूरे टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप सांख्यिकी और जो सटीक आंकड़ों के माध्यम से टकराव की सच्ची जटिलता के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको गंवा देते हैं। लेकिन किसी एक बच्चे की नियति के बारे में कोई निजी किस्सा आंसुओं की झड़ी लगा देता है, खून खौला देता है और छद्म नैतिक अवसंभाविता को पैदा कर देता है। यह वह चीज है जिसको लंबे समय तक बहुत सी कल्याणकारी संस्थाएं समझती रही हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण के तहत माली की रोकिया नामक 7 साल की एक गरीब बच्ची की मदद के लिए लोगों से पैसों का दान देने को कहा गया था। उस बच्ची का किस्सा सुनकर बहुत से लोग विचलित हो उठे और उन्होंने अपने दिल और बटुए खोल दिए। लेकिन जब अध्येताओं ने रोकिया के निजी किस्से के साथ साथ अफ्रीका में गरीबी की व्यापक समस्या से संबंधित आंकड़े लोगों के सामने पेश किए, तो लोग अचानक मदद करने को लेकर कम तत्पर हो उठे। एक अन्य अध्ययन के तहत अध्येताओं ने या तो किसी एक बीमार बच्चे की या 8 बीमार बच्चों की सहायता के लिए दान की याचिका की। लोगों ने 8 के समूह के बजाय अकेले बच्चे के लिए ज्यादा पैसा दिया। बड़े पैमाने की नैतिक दुविधाओं से निपटने की तीसरी पद्धति षड्यंत्र के किस्से गढ़ने की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है और वह अच्छी है या बुरी, इसकी जटिलता को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। इस तरह की कल्पना करना ज़्यादा आसान है कि खुद को समृद्ध बनाने के लिए 20 बहुखरबपति पर्दे के पीछे से डोरियां खींच रहे हैं, मीडिया को नियंत्रित कर रहे हैं और युद्धों को भड़का रहे हैं। यह लगभग हमेशा ही एक निराधार कल्पना होती है। समकालीन दुनिया बहुत ज़्यादा जटिल है, सिर्फ हमारे न्याय बोध के लिहाज से ही नहीं बल्कि हमारी प्रबंधकीय काबिलियतों के लिहाज से भी। कोई भी बहुखरबपति, CIA, फ्रीमेसन्स और एल्डर्स ऑफ जियोन समेत कोई भी नहीं जानता कि दुनिया में क्या चल रहा है। इसलिए कोई भी प्रभावशाली ढंग से डोरियां खींचने में सक्षम नहीं है। ये तीनों पद्धतियां दुनिया की वास्तविक जटिलता से इनकार करने की कोशिश करती हैं। चौथी और अंतिम पद्धति है किसी पंथ की रचना करना, किसी तथाकथित सर्वज्ञ सिद्धांत, संस्था या मुखिया को अपनी आस्था सौंप देना और वे जहां कहीं भी ले जाए वहां उनका अनुसरण करना। मजहबी और विचारधारात्मक पंथ हमारे इस वैज्ञानिक युग में भी बहुत ज़्यादा आकर्षक बने हुए हैं, क्योंकि वे हमें यथार्थ की हताश कर देने वाली जटिलता से दूर एक सुरक्षित स्वर्ग का ख्वाब दिखाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, धर्मनिरपेक्ष आंदोलन भी इस खतरे के अपवाद नहीं रहे हैं। अगर आप वैज्ञानिक सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा के साथ तमाम मजहबी पंथों के तिरस्कार के साथ भी शुरुआत करते हैं, तब भी आगे पीछे यथार्थ की जटिलता इतनी खींच से भर देने वाली बन सकती है कि आप कोई भी ऐसा पंथ गढ़ने की ओर प्रेरित हो जाते हैं जिस पर सवाल ना उठाया जा सके। जहां इस तरह के पंथ लोगों को बौद्धिक राहत और नैतिक निश्चयात्मकता उपलब्ध कराते हैं, वहीं वह बात बहस योग्य बनी रहती है कि क्या वे न्याय भी उपलब्ध कराते हैं। तब फिर क्या किया जाए? क्या हम उदारवादी मत को अपना लें और स्वतंत्र मतदाताओं और ग्राहकों के समूहों में विश्वास करने लग जाएं, या हम इस व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को खारिज कर दें और इतिहास की पिछली बहुत सी संस्कृतियों की भांति इस संगठित दुनिया की अर्थवत्ता की खातिर समुदायों को शक्तिशाली बनाएं? लेकिन इस तरह का समाधान हमें सिर्फ वैयक्तिक अज्ञानता के गर्म तवे से हटाकर पक्षपातपूर्ण समूह चिंतन की आग के हवाले ही कर देता है। शिकारी संग्रहकर्ता कबीले ग्राम्य समुदाय और नगरीय परिवेश तक उन साझा समस्याओं के बारे में विचार कर सकते थे जिनका उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन हम अब किसी
वैश्विक समुदाय से वंचित होकर वैश्विक समस्याओं से घिरे हुए हैं। ना फेसबुक, व्हाट्सएप, ना राष्ट्रवाद, ना ही मजहब ऐसा कोई समुदाय रचने के करीब है। सारी मौजूदा मानवीय जातियां अब वैश्विक सच्चाई को समझने के बजाय अपने विशिष्ट हितों को पूरा करने में व्यस्त हैं। अमेरिकियों, चीनियों, मुसलमानों या हिंदुओं में से कोई भी वैश्विक समुदाय नहीं है। इसीलिए इनमें से किसी की भी यथार्थ की व्याख्या विश्वसनीय नहीं है। तब क्या हम बहस बंद कर दें और ऐलान कर दें कि सत्य को समझने और न्याय प्राप्त करने की मानवीय तलाश नाकामयाब हो चुकी है? क्या हम अधिकृत तौर पर सत्य के बाद पोस्ट ट्रुथ के युग में प्रवेश कर चुके हैं? इन सभी बातों पर गौर करने के बाद आपको किस तरह की दुनियादारी का नजरिया समझ में आता है और निम्न चारों पद्धतियों में से कौन सी पद्धति से आप दुनियादारी देखते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद।